Ansari, a very warm welcome in another episode of Coffee with GFS। आज के जो हमारे खसूसी मेहमान हैं वो हैं एंजो मार्केटिंग के CEO मिस्टर हारून अरशद अवान साहब। सच अ ग्रेट जेंटलमैन। उनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन तभी सीख सकते हैं अगर आप मेरा शो देखते रहेंगे। और ट्विन सिटीज़ की रियल एस्टेट मार्केट में भी काफ़ी जाना माना नाम है। तो चलते हैं, सर को इंतज़ार नहीं करवाते, एक कप कॉफ़ी के साथ सर से गपशप लगाते हैं। तो आ जाए। वो कहते हैं ना, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई, तो वाकई में यहाँ पे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई है। मिस्टर हारून अरशद अवान साहब इज़ विद मी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ज़बरदस्त। आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र सर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने GFS को अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। माइंड प्लेजर। अच्छा सर, सबसे पहले मैं भी जानना चाहूँगी और जो हमें देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स वो भी जानना चाहेंगे कि सर आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने कहाँ से तालीम हासिल की, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई हारून अरशद अवान साहब की? देखिए, एजुकेशन तो गुड लक ये थी कि पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। अच्छा। तो हमें कॉलोनीज़ में और कैंट में रहने का मौका मिला, और जो मेरी स्कूलिंग और कॉलेज है ये मंगला कैंट से है। अच्छा। और क्योंकि एक पढ़ा लिखा एनवायरनमेंट था तो वहाँ पे अच्छी ग्रूमिंग और एजुकेशन हुई। उसके बाद फिर लाहौर चले गए, और लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, BBA ऑनर्स किया, फिर MBA किया, फिर अपना प्रोफेशनल करियर का आगाज़ भी लाहौर से ही किया 2010 के अंदर। तो फर्स्ट 5 इयर्स मैंने जॉब की वहाँ पे। मैं एज इंटर्नी गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जब मैं छोड़ के आया तो उस वक्त मैं कंट्री हेड था सेल्स मार्केटिंग एक पब्लिशिंग हाउस। अच्छा। दारुस्सलाम पब्लिशर्स मेरी मतलब प्रोफेशनल करियर की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया। उनके फाउंडर थे अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, उनसे मैंने बिज़नेस एथिक्स बहुत सीखे, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से एक पूरा पैकेज बन के जब निकले। और मेरे पास एक लड़का काम करता था जो छोड़ के एक डेवलपमेंट ग्रुप था उसमें चला गया। अच्छा। वो रियल स्टेट में जब शाम को मुलाकात होनी, कभी गपशप होनी, तो मुझे उसने बताना कि ये हो रहा है वो। वहाँ से मैंने दिलचस्पी लेना शुरू की और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगी रियल स्टेट। और वो एक प्रोजेक्ट लेके आना चाहते थे नया, उनका ऑलरेडी भी गुजरांवाला में एक प्रोजेक्ट था। तो मुझे उन्होंने एक दिन कहा, मेरे दोस्त ने, कि सर कोई जगह ऐसी है जहाँ पे प्रोजेक्ट बन सकता हो। तो मैंने कहा हमारे होम टाउन में कुछ पता करता हूँ कज़न वगैरह से कि वहाँ कोई हो। तो फ़ोन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल है, आप आ जाएँ। तो बैक इन 2014 में उसके साथ कुछ खारियाँ चले गए, वो लैंड देखी, उनको दिखाई, उनकी टीमें आई, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चलती रही। वहाँ से मैं रियल स्टेट में इंटर हो गया। उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ, MOU, फिर वो कैंसिल हो गया। फिर मुझे लगा कि अगर ये प्रोडक्ट ये ले सकते हैं तो 4 लोग और भी ले सकते हैं। बाय दैट टाइम मैंने वो दारुस्सलाम से क्विट कर दिया, और उसकी एक प्रेजेंटेशन फिजिबिलिटीज़ बना के मुख्तलिफ डेवलपमेंट ग्रुप से, जो बड़े पाकिस्तान के डेवलपमेंट ग्रुप्स हैं जिनमें ज़ार मनु डेवलपर्स हैं, आईकन इंजीनियरिंग वाले थे, उनको मैंने ये पिच किया, और वो उन्होंने विज़िट भी किया। पर ये सिलसिला बना रियल स्टेट में आने में, और हाउ एंड अप एज एंजो मार्केटिंग। तो मेरा एक दोस्त था इस्लामाबाद में, वो न्यूली मूव हुआ था, उसका यहाँ पे ऑलरेडी एक दोस्त था फैसल खुनज़ादा और मुदस्सर ज़मान। तो फैसल खुनज़ादा मेरा लाहौर का दोस्त था, मैं लाहौर में रिज़ाइड करता था। उसने मुझे पुश किया कि इस्लामाबाद आए, यहाँ पे मिलके काम करते हैं रियल स्टेट का। तो हम तीनों दोस्तों ने मिलके फिर एक रियल स्टेट की कंपनी यहाँ पे स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह बैक इन 2017 ये इस्टेब्लिश की, और आज 2023 है, और आपके सामने एंजो। आप हमारे सबके सामने। अच्छा सर, जब सियासतदान होते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो एक माइंड में एक इमेज आ जाता है, बड़े मतलब सख्त होते हैं, रूट से होते हैं, मतलब ऐसा लगता है वो हंसना जानते ही नहीं है। लेकिन उनकी एक रियल लाइफ भी होती है जो अपने घरों में होती है। तो रियल स्टेट का भी जब जिक्र आता है तो बड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट लगता है। तो उसमें भी जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी पर्सनैलिटी ज़रा कुछ मिलती जुलती लगती है। तो आप बताएंगे कि आप रियल लाइफ में और अभी जो आप हैं उसमें क्या डिफरेंस है, क्या चेंज आया जब आपका ये ओहदा मिला? तो कैसे थे आप? मैं हमेशा से इजी गोइंग था, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो उनसे ना ओवर थिंक नहीं करता। फन लविंग टाइप। अब बगैर फ़न के तो जो ना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। exactly। तो मेरे स्टाफ भी, मेरे दोस्त भी जानते हैं कि मैं कोई ना कोई कोशिश करता हूँ कि ह्यूमर साथ चलता रहे क्लाइंट के साथ भी, ताकि सिचुएशन हमेशा जो उनसी ने लाइवली रहे, कुछ भी कर रहे हो आप इंजॉय कर रहे हो। ये नहीं है कि आपको कुछ सज़ा मिली हुई है। तो आई लव डूइंग दिस। मुझे कभी मैं बोर नहीं होता, कभी मैं थकता नहीं उस चीज़ से। ज़बरदस्त। सर, कोई आपका फेवरेट स्पोर्ट जो आप खेलते हो, बहुत अभी भी आपका दिल चाहता है खेलने का? वो देखिए, स्पोर्ट्स तो मैंने सारे ही खेले हैं, लॉन्ग टेनिस और स्क्वाश के अलावा। अच्छा। आप अगर देसी स्पोर्ट्स के, और अगर आप दूसरे स्पोर्ट्स के, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन,
और देसी में तो आप कोई चीज़ ढूंढ नहीं सकते कि जो मैंने ना खेली। और गुल्ली डंडा भी सर होता है, गुल्ली डंडा और टायर के साथ खेलना, स्टॉप खेलना, बंटे खेलना, अच्छा। आप कोई यू नेम इट, आपने सब खेला है, सब स्पोर्ट्स खेली। मतलब आपने जिंदगी एंजॉय खूब की है और कर भी अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं। आज भी इंजॉय करता हूँ मैं। अगर अभी गुल्ली डंडा खेलने का आपको मौका मिले तो खेलेंगे? मैं भी, मुझे याद है रिसेंटली जब मैंने ग्रेजुएशन की तो अभी मुझे जॉब नहीं थी मिली। अच्छा। तो मेरे नेबरहुड में बच्चे बंटे खेलते थे तो मैंने भी बंटे ला के उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। तो मेरी वालदा कहती है कि तू किड़े काम लगी। तो ये है कि एंजॉय करना चाहिए। मैं कल भी स्नोफॉल हो रही थी तो लेट नाइट मैंने वाइफ को कहा चलते लॉन्ग ड्राइव पे। कहती है अचानक कहाँ पे? मैंने कहा बस आ जाओ। तो हम यहाँ से 6-7 बजे गए, रात 9-10 बजे उधर घूमे, रात 12 बजे घर है। तो आई डोंट मिस एनी टाइम कि आप इस चीज़ को एंजॉय ना करो, क्योंकि काम भी अपनी जगह है, पर ये है कि आपको हमेशा एक ओरिजिनल रहना चाहिए, किसी चीज़ के पीछे बिल्कुल ही जो उनसे ना पागल नहीं हो जाना। अपने आप की पर्सनैलिटी बेसिकली नहीं चेंज करनी चाहिए। अभी मैंने इंट्रो में भी बताया था कि बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी से आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ और वो आप सबके सामने है। अच्छा सर, अगर आप अभी तो आप रियल स्टेट में हैं, लेकिन अगर आप इस फील्ड में ना आते तो क्या प्रोफेशन चूज करते? ना आता, देखिए डॉक्टर इंजीनियर से हटके बताएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में वही किया जो मैं चाहता हूँ। अच्छा। मैंने कभी, मुझसे फेक नहीं हो सकता, कोई चीज़ ऐसी नहीं मैं कर सकता जो मैं चाहता नहीं हूँ। मुझे बचपन में जब मैं स्कूल में था एट दैट टाइम आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट बीइंग अ बिग बिजनेसमैन, कि मेरे पास एक बड़ी एक एम्पायर होगी, वहाँ फैक्ट्रीज होंगी, लोग काम कर रहे होंगे, लोग फ़ायदा उठा रहे होंगे, उनकी कॉलोनीज होंगी, मतलब एक ऐसे वाइल्ड ड्रीम्स आते थे। और मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो हमारा पहला इंट्रोडक्शन सेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि कौन कौन यहाँ पे बिज़नेस करने किस से है। तो मैं शायद वाहिद 2 बच्चे थे जिनमें कहा कि हम आए ही बिज़नेस पढ़ने के लिए, हमारा कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर मैं बिज़नेस में हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि आई वांट टू बी अ बिज़नेसमैन, और मेरा कोई ड्रीम नहीं था। साहब ने जो बात की कि ख्वाब आते थे, लेकिन ख्वाब तो चले सबको आते हैं, लेकिन उनको अचीव करना मेन चीज़ होता है, जो कि आजकल हमारी यूथ में बहुत जो है ना एक गिव अप तरह की जो है ना उनके अंदर वो आ गया है। तो उनको आप थोड़ा सा इस बारे में गाइड करेंगे कि गिव अप ना करें, जो ख्वाब देखते हैं वो पूरे हो सकते हैं, तो इस बारे में सर को उन्हें गाइड करें। बड़ी मुझे जो उनसे अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी यूथ जो उनसी वो एमलेस होती जा रही है। अभी रिसेंटली सर्वे आया था कि 37% यूथ जो उनसे उसका कोई एम ही नहीं है। उसका ये भी एम नहीं है कि वो लेट के सोना चाहती है या वो इंजॉय करना चाहती है, या उसका कोई एम नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसकी वजह ये है कि हमारी सोसाइटी उनको इंस्पायर ही नहीं कर पा रही। एग्जैक्टली। तो इंस्पिरेशंस बड़ी ज़रूरी हैं, और इंस्पिरेशंस हमेशा आपकी तब आती है जब आप अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको हीरोइक बनाते हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं या क्रिकेटर्स होते हैं या शोबिज़ की सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उसके अलावा कोई हमारे पास हीरोज़ ही नहीं है। तो रियल लाइफ हीरोज़ जो कि प्रैक्टिकल लोग हैं, ये तो थोड़े से लोग होते हैं। शोबिज़ में 100-50 लोग काम कर लेंगे, एक टाइम में पीक में होंगे। क्रिकेटिंग फील्ड में 10-20 लोग 30 लोग जो उनसे वो आपके हीरोज़ होंगे। पर आपकी इतनी बड़ी लाइफ है, 22 करोड़ का ये मुल्क है, उस 22 करोड़ के अंदर हज़ारों शोबे हैं। हर शोबे में आपको रियल हीरोज़ को लेके आगे आना है ताकि वो दूसरों को इंस्पायर करें कि ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता, आप कर सकते हो। सोसाइटी वही होती है जो कलेक्टिवली होती है। तो हम अगर कलेक्टिवली चाहें तो इस सिस्टम को भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें कलेक्टिव सोचना चाहिए और हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे एक करने से क्या होगा। आप हमेशा एक चेंज शुरू करते हैं और वो चेंज करते करते एक मोमेंटम बिल्ड करता है। यू नेवर नो कि आप कब किस चीज़ को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। और अपने से ही वो चेंज स्टार्ट होता है। पहले अपने में चेंज लाएं, तभी आप बाकी चीज़ों में भी चेंज ला सकते हैं। वो डेफिनेटली इंडिविजुअल चेंज, बिल्कुल सबसे पहला चेंज जो होता है इंडिविजुअल होता है, पर उसके बाद आप कम्युनिटी को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमेशा चाहें कि कुछ बेहतर होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए जो सबकी फ़ायदे के लिए हो, किसी एक लोगों के, क्योंकि हम अपने लिए तो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं पर हम कलेक्टिवली करने की कोशिश नहीं करते। अब एंजो मार्केटिंग है, यहाँ पे हमारा एम है, मैं अपनी पूरी टीम को 2023 की मैंने जो रेजोल्यूशन दी कि हम इस साल से इंशाल्लाह एक नया ख्वाब देखेंगे कि एंजो मार्केटिंग को या एंजो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को वी वांट टू मेक अ $1 बिलियन कंपनी। तो ये उनको एक विज़न दिया है, एक ख्वाब दिया, और रोज़ाना उसको इस पर इंस्पायर करने की कोशिश की जाती है। और ये कहा है कि जब ये अगर शिप बड़ा होता है तो इस शिप में आप लोग ही होंगे। और हाँ, वी आर द स्टेक होल्डर्स। तो इस तरह से ख्वाब देखने चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए और लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए फॉर देयर गुड। सर, आपकी जो एंजो मार्केटिंग कंपनी है ये बाकी कंपनी से कैसे मुख्तलिफ है? कोई इसका एक ऐसा खूबी बता दे जो बाकी कंपनी में आपको नहीं देखने को मिलेगी।
नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं करता। मैंने जब ये एंजो मार्केटिंग बनाई थी तो मैंने उसमें एक वर्ड सेंटेंस लिखा था उस दिन, मुझे सोच थी कि वर्क टू एक्सेल नॉट टू कम्पीट। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। मैं कम्पीट नहीं करना चाहता, मैं एक्सेल करना चाहता हूँ, और एक्सेल करने के लिए मुझे देखना होगा कि मैं कहाँ हूँ और मैं एक्सेल करके कहाँ जा सकता हूँ, मेरा क्या पोटेंशियल है। तो मैं दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करना चाहता। हाँ, जो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं उसमें हमारी कोर वैल्यू जो उनसे बिजनेस एथिक्स हैं, और हम एक टैग लाइन बोलते हैं एंजो में कि यू आर रिलायबल इन्वेस्टमेंट पार्टनर। तो हमने आज तक जिस भी क्लाइंट को ऑन बोर्ड किया है, अगर हमसे गलती भी कोई हुई तो हमने हमेशा कोशिश की है कि उसको कंपनसेट किया जाए, और अपने जो इन्वेस्टर है उसको एंट्री अगर करवाइए तो इसको एग्जिट भी करवा के दें विद प्रॉफिट्स। तो ये हमारी एक मेन फ़िलासफ़ी है कि हमने अपने कस्टमर के प्रॉफिट या उसके बेनिफिट के लिए वर्क करना है, और शायद ये हमारी एक अच्छी चीज़ है। बाकी कंपनीज में ये है, ये नहीं है, ये कभी मैंने कंपेयर नहीं किया। बड़ी अच्छी बात है सर। आप भूल रहे हैं, आप हाँ एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि आप कॉफ़ी विद जीएफएस के मेहमान हैं और आप कॉफ़ी ठंडी कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक और बात सुनने में आई है, आपको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ कि दुबई में भी आपकी ब्रांच जो है वो ओपन हो गई है। तो और कहाँ सुनने में आएगी फ्यूचर में, कहाँ तक आपका जाने का इरादा है? देखिए, चांद पे भी जाना पड़ा जाएंगे। हाँ सर जी, ये स्पिरिट मैं कहती हूँ हमारी यूथ में आना चाहिए। तो बाकी ये है कि ये ब्रांच तो ओवरसीज़ में इसलिए किया कि ओवरसीज़ वो सबसे मासूम लोग हैं जो पाकिस्तान से कट जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी से नहीं कनेक्टेड होते हैं, और उनको रिलायबल सर्विसेज चाहिए। तो एक तो हमारा ये है कि हमने एंजो के एक $1 बिलियन कंपनी बनानी है। प्लस ये मैं चाहता हूँ कि जितना भी हमारा ओवरसीज़ है वो अगर पाकिस्तान में कोई भी रियल स्टेट एक्टिविटी करना चाहता है तो उसको किसी दूसरे रियल स्टेट के पास ना जाना पड़े, ना उसको अपने किसी कज़न को फ़ोन करना पड़े, ना कोई प्रोफेशनल दूसरी सर्विसेज हायर करनी पड़े, ना खुद उसे आना पड़े। हम उसको वन स्टॉप सोल्यूशन दें। अगर वो अपनी कोई चीज़ सेल करना चाहता है हम उसको कंप्लीट सर्विसेज दें। अगर कुछ परचेज़ करना चाहता है तो हम उसको ना सिर्फ कंसल्टेंसी दें बल्कि एग्जीक्यूशन भी करके दें उनके बिहाफ पे। उनकी पेमेंट्स हमारे पास आएँ, उन पेमेंट्स को लेके जाएँ, उनको प्रॉपरली जो भी SOPs होते हैं उसके हिसाब से उसको ट्रांसफ़र करवा के, उनके लेटर्स निकलवा के हम उनको भेजिए, ताकि वो दे फील सिक्योर कि अगर कोई बंदा है वो इसी तरह ही है जिस तरह मैं खुद हूँ। तो मेरा एक ये अल्टीमेट लेवल ऑफ सर्विसेज जो उसे देने का एक मिशन है। तो इंशाल्लाह बाय द टाइम इंशाल्लाह हम इसको अचीव करेंगे। और सर ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि सिक्योरिटी आप प्रोवाइड, क्योंकि मोस्टली कंपनीज फेक होती हैं, फ्रॉड कर देती हैं। तो अपने जो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उनको ये चीज़ की श्योरिटी दिलाना बहुत ज़रूरी है कि वी आर ऑथेंटिक। देखिए, मेरी 90% फैमिली जो उनसे ना ओवरसीज़ है। मैं बिलोंग ऐसे एरिया से करता हूँ, तो हमें पता है कि बाज़ औक़ात यहाँ पे जो कोई कज़न भी हो ना तो वो भी उनको चूना लगा देता है। तो अब पूरी होती है और कोई उसके जानने वाला नहीं होता। हम ये समझते हैं कि अगर हम वो गैप फिल कर लेते हैं और बीइंग जिस तरह बैंक है, बैंक आपको कंप्लीट सिक्योर सोल्यूशन देता है। आप उसको पैसे देने के बाद खुद से ज़्यादा महफूज समझते हो कि उधर ज़्यादा महफूज है, मेरे पास इतने महफूज घर में नहीं है, लॉकर में नहीं है। तो एग्जैक्टली सेम वे मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करें जिसकी कोर वैल्यूज़ में ये हो कि हमारा कस्टमर जब हमें अपना टास्क या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब दे देता है तो वो अपने से ज़्यादा महफूज समझे कि यार ये इस फील्ड के लोग हैं, ये समझते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन सी चीज़ें, कौन से डिपार्टमेंट से ये अप्रूव करवानी है, पेमेंट्स कैसे डिस्पोज ऑफ करनी है, मेरे नाम पे लेटर कैसे बनना है। क्योंकि एक आम इंसान ज़िंदगी में 1, 2, 3 दफ़ा लाइफ में प्रॉपर्टीज़ परचेज़ या सेल करता है, तो वो इस प्रोसेस से भी वाकिफ़ नहीं होता। तो हम बीइंग प्रोफेशनल इन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं कि अगर आपने ट्रांसफ़र लेना है तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, पेमेंट कब करनी है, किन चीज़ों को मेक श्योर करना है, NOCs कैसे देखनी है, NDCs कैसे लेने हैं। तो इस सारे लीगल प्रोसेस को भी हम समझते हैं। तो हम वो ऐसी सर्विसेज दें कि वो अपने से ज़्यादा ट्रस्ट हम पे करें कि मैंने अगर कोई चीज़ भी एग्जीक्यूट करानी है तो थ्रू एंजो कराऊंगा तो मैं 100% सेफ हूँ। सर, अब अपना GFS के साथ जो भी इंटरेक्शन सबसे पहले कैसे हुआ और अब उनके साथ किस तरह के आपके ताल्लुकात हैं, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए, GFS के साथ अभी हमारा जो है जर्नी का स्टार्ट है। अच्छा। हामिद भाई हैं, उन्होंने GFS को मेरे इंट्रोड्यूस करवाया कि हमें इनके साथ मिलके काम करना चाहिए। फिर फ़ारूक साहब से बात हुई और फ़ारूक साहब इज़ वेरी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने GFS के अंदर बड़ा रिवैम्प किया इधर इस्लामाबाद का। नो डाउट GFS इज़ अ बिग ब्रांड इन कराची। 40+ प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए हैं। उनका
कस्टमर बेस बहुत बड़ा है वहाँ पे, पर इस्लामाबाद में न्यू थे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो उनसी हैं ना वो इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत थी, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हो रही हैं। हम इसी वजह से हम GFS का पार्ट बनने जा रहे हैं कि उनके जो नया एक डायमंड ब्लॉक है उसके अंदर हम उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत जल्द हम एक एक्टिविटी भी करवाने लगे हैं GFS के लिए, जिसके अंदर हम जो सेल्स के अंदर एक नई जो सी एनर्जी फील कर सकें उसमें। ज़बरदस्त सर। वाई GFS, वाई नॉट अदर कंपनी? एंजो का हमेशा एक वो रहा है कि हम बड़े और रिलायबल ब्रांड्स के साथ काम करें जो हमारे कस्टमर को सेफ गार्ड करें। GFS क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, कराची में सक्सेस स्टोरी है उनकी, और इस्लामाबाद में आए हैं, चैलेंजेस आने के बावजूद उन्होंने उनको ओवरकम किया है। और इसी तरह के ब्रांड के साथ काम करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका कस्टमर सेफ होता है। आपको पता है कि मैंने अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट दी है, बाय द एंड ऑफ दैट मैच्योरिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लान्स, उसको वो प्रोडक्ट या वो चीज़ मिलेगी जो वो लेने गया हुआ है। ये नहीं होगा कि आपने एक चीज़ ली और फिर 3-4 साल बाद जब गए तो वो कंपनी भी ढूंढने को नहीं मिल रही, प्लॉट दूर की बात है। तो ये एक फ़िलासफ़ी है, और फिर लोकेशन फ्यूचरिस्टिक है, यहाँ पे SOP सारे पूरे हैं। अगर हम एक चेक लिस्ट बनाते हैं कि हमें एक प्लॉट इन्वेस्ट करना है तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसका NOC होना चाहिए, NOC GFS के पास है, लैंड अवेलेबल होना चाहिए, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हुई भी हुई है और मज़ीद भी हो रही है, फिर आपके पास प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर ब्लॉक नंबर लगा हुआ है, 40% दे पोजेसन मिल जाता है। और फिर जो सबसे ज़्यादा मुझे इस नए ब्लॉक के अंदर अट्रैक्शन लगी वो ये है कि इसका पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है। नॉर्मली जो ऑन ग्राउंड या पोजेसन प्लॉट विद नंबर दिए जाते हैं वो 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर का पेमेंट प्लान होता है। इसका 3 ईयर का पेमेंट प्लान है जो बड़ा अट्रैक्टिव है, हर बंदे की पॉकेट साइज में वो आ सकता है, और ही इज सेफ कि उसको प्लॉट नंबर भी मिला है। अगर वो पोजेसन लेना चाहता है तो 40% पे करके पोजेसन भी ले लेता है। तो एक अच्छी अट्रैक्टिव डील है किसी के लिए भी एज एन इन्वेस्टमेंट, खासकर ओवरसीज़ के लिए, क्योंकि उनके लिए SOPs ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि वो बार बार आके देख नहीं सकते। एग्जैक्टली सर। पाकिस्तान की रियल स्टेट जो है अभी तक, आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए, कहाँ पे स्टैंड करिए इस वक्त? पाकिस्तान की रियल स्टेट देखिए बहुत सारे ग्रुप्स अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत उन्होंने ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है, और अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने तो कुछ डेवलप ऐसा किया नहीं जहाँ पे कोई हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स हो। प्राइवेट सेक्टर ने ही आके इनको डेवलप किया, न्यू वे ऑफ लाइफ, न्यू स्टैंडर्ड्स दिए। इस्लामाबाद में आपकी गुड लक है कि फिर भी आपके पास गवर्नमेंट के सीरियस सेक्टर्स हैं, पर बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री ये भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो मुझे लगता है कि फुकदान है वो ये है सेंट्रल प्लानिंग की। यानी मैं एक एज एन डेवलपर कोई जगह चूज़ करता हूँ, कोई और दूसरी चूज़ करता है और वहाँ डेवलपमेंट शुरू कर देता है। अगर इसके बजाय गवर्नमेंट जो उनसे ना एक बड़ा लेवल को प्लान करके दे हमें, और फिर प्राइवेट सेक्टर को कि वो खुद डेवलप कर ले, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा प्लान डेवलपमेंट होगी, और जो प्लानिंग डेफिशिएंसीज हैं वो नहीं होंगी, और जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, सस्टेनेबल होंगे। इस चीज़ की एक मैं समझता हूँ कि सेंट्रल प्लानिंग की एक कमी महसूस की जाती है पाकिस्तान रियल स्टेट। अच्छा, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की, उसको मद्देनजर रखते हुए रियल स्टेट में स्टेबिलिटी किस तरह ला, उसके बारे में अगर आप कुछ गाइड कर दें। देखिए, रियल स्टेट में तो स्टेबिलिटी ज़्यादातर रहती है, बहुत कम होता है कि रियल स्टेट में इंस्टेबिलिटी हो। इंस्टेबिलिटी या आप समझ लें कि जो फ्लक्चुएशन है वो कुछ फाइल्स वगैरह में होती है, पर वक्त के साथ वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के लिए एक सेंटिमेंट नेगेटिव होता है तो लोग एग्जिट करना चाहते हैं, पर जो ही थोड़े से हालात बेहतर होते हैं। बुनियादी तौर पे जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी किसी भी इंडस्ट्री को जो चैलेंज है वो हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है। एटलीस्ट हम समझते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट्स आ रही हैं कि 5 इयर्स के लिए आई है तो 5 इयर्स रहे, ओवरनाइट ऐसे कुछ ना हो जाए कि पता लगे एक बंदा बैठा हुआ था और 2 दिन बाद 6 महीने बाद वो अचानक से चला जाता है, फिर दूसरा आ जाता है और दूसरा भी कह रहा है कि उसका भी पता नहीं वो कब तक रहेगा। तो एक जो प्रोसेस बना हुआ है पॉलिटिकल प्रोसेस की, एक गवर्नमेंट फॉर्म हो 5 इयर्स की, चाहे वो कोalition हो चाहे वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ हो, पर उसको चलने दिया जाए और उसको काम करने दिया जाए, उनको परफॉर्म करने की जो सी ना, और फिर एक इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए नया आए, और उस स्टेबिलिटी से मुझे लगता है कि हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर हो जाएंगी। ज़बरदस्त। आपका ज़्यादा टाइम ले लिया मुझे पता है, बस आखिरी सवाल आपसे करूँगी कि आपने वैसे मेंशन भी किया है कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, लेकिन फिर भी आप एंजो मार्केटिंग को आज के 5 साल बाद 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? मतलब पूरी दुनिया में एंजो? पूरी दुनिया में नहीं, मैं अपने कंट्री के साथ बड़ा कमिटेड हूँ
ज़बरदस्त। तो इंटरनेशनल कोई ज़्यादा ड्रीम्स नहीं है मेरे। अच्छा। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट को लेके ड्रीम है एक कि सबसे बड़ा टॉप ब्रांड हो और लोग इसको एक बैंक की सूरत देखें हर अपनी रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ के लिए। प्लस ये है कि इसको मैं $1 बिलियन कंपनी बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए दिन रात ये सोचा जाता है कि भी इसमें क्या वैल्यू ऐड की जाए, क्या एक्सपेंशन की जाए, कहाँ ग्रोथ की जाए कि ये $1 बिलियन कंपनी बन सके। और ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ये जितनी भी बड़ी हो जाए एक चीज़ इसके साथ एसोसिएट रहे, वो ये है कि ये एनजो इज़ अ रिलायबल इन्वेस्टमेंट पार्टनर। तो हमारा जो क्लाइंट है वो हम अपने क्लाइंट को एज एन इन्वेस्टमेंट पार्टनर समझते हैं और हम उसके ऊपर स्टैंड करें। ज़बरदस्त सर, आपकी बातों से मैंने लिटरली बहुत कुछ सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ जो लोग हमें देख रहे थे वो भी बहुत कुछ सीखे। सर थैंक यू सो वेरी मच अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू। आई होप यू गाइज लाइक आवर टुडेज एपिसोड, जो केंजो मार्केटिंग के सीईओ के साथ ही मिस्टर हारून साहब के साथ, उनसे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को डेफिनेटली मिला होगा, क्योंकि उनकी लाइफ जो है बहुत नॉर्मल लोगों की तरह थी। रियल एस्टेट में जब आप सुनते हैं कि बहुत ड्राई से लोग हैं, लेकिन नहीं, असल में भी वो कैसे थे ज़िंदगी में, और वो गिव अप वाली बात जो उन्होंने की कि आप लोग भी नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना उनसे कुछ सीखें। मैं इसीलिए आप लोगों के लिए इंटरव्यूज़ करती हूँ, ताकि किसी इतने सारे इंटरव्यू से किसी की भी एक बात जो है अगर आप लोगों तक पहुँच जाती है अच्छी, तो वो सदका जारिया होता है। मज़ीद भी हम सीईओज़ का इंटरव्यू करते रहेंगे और जो भी मालूमात है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाके उसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और फेसबुक को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।